नमस्कार बच्चों, हिंदी शिक्षण कक्ष में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, पीजीटी हिंदी एवं एनसीईआरटी काउंसलर, आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय बाली मेला मलकानगिरी 2 से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज जो है मैं कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के सामने बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं पाठ से संबंधित कुछ हिंट दे रही हूँ। उम्मीद है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। चटधा गिड़धा आजा भिड़ जा, चटाक चटधा उठाकर पटक दे, ढाक ढिना वाह पट्टे, चट गिड़धा मत डरना, ढाक ढिना तिरकिट तिना, दाव काटो बाहर हो जा, दिना दिना धिक धिना चित्त करो। यह ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में एक उत्साह का संचार करते हैं और संघर्ष में भी भिड़ जाने का और लड़ जाने का एक संदेश देते हैं। अब बच्चों, आप लोगों के सामने कुछ एक चित्र दिख रहा है सुल्तान पिक्चर का। तो दंगल और सुल्तान फिल्म किसने देखी है? मुझे लगता है सभी लोगों ने देखी होगी। तो ये दंगल और सुल्तान फिल्म, ये फिल्म किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? और सभी जानते हैं ये खेल कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है। कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति को पहलवान कहते हैं। अब 12th क्लास में आप लोगों के पाठ में ये है आरोह, जो पुस्तक है उसके अंदर पहलवान की ढोलक नामक एक पाठ है जिसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। और ये इसी पाठ का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ का उद्देश्य देख लेंगे कि क्या है। आज हम इसी तरह के भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने वाली कहानी का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो ये कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। फणीश्वर नाथ रेणु की यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा है। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की इस रचना में हमें देखने को मिलती है। तो हम सब जो है सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे। और फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना जिला पूर्णिया अररिया बिहार में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो सन 11 अप्रैल 1977 पटना में हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं हैं मैला आंचल, परती परिकथा, निर्गत आपा काम, कितने चौराहे, आदिम, रात्रि, महक एवं रावड़ी, दोपहर की धूप, कहानी, जल धन जल, तुलसी की पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति तथा रिपोर्टाज प्रश्नावली खंडों में समग्र है। इसके अतिरिक्त जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की और भी कई रचनाएं हैं जो हम लोग देखते हैं। मैला आंचल जो है बहुत प्रसिद्ध है, जिसका फिल्मांकन किया गया है। और तीसरी कसम जो राज कपूर और वहीदा रहमान जी के ऊपर फिल्माया गया है, बहुत ही सुंदर फिल्म है। लास्ट में मैं उसका एक आप लोगों के सामने एक गाना जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी, जो जिसकी वजह से फणीश्वर नाथ रेणु जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्ष से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी और रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। अब कहानी का सारांश हम देखते हैं कि जो पहलवान की ढोलक है, इस कहानी का जो सारांश है, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमारे सामने प्रस्तुत हैं। इस कहानी में जो जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे
सबसे पहले इस पाठ में है महामारी की भयावह स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें हैजा जैसी बीमारी जो है बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। लुट्टन पहलवान की ढोलक का वर्णन किया गया है। लुट्टन का बचपन दिखाया गया है। श्यामनगर का दंगल है। राज दरबार के 15 वर्ष है। राजा की मृत्यु है। लुट्टन का अंतिम समय है, वो किस तरह से दिखाया गया है। इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु है जिनको हम पाठ के द्वारा चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ही पंक्तियों को प्रस्तुत करने की कोशिश किया है जो इस पाठ में जान भरते हैं। कुछ पैराग्राफ ही हमारे सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहली जो प्रस्तुति है आपके सामने वो देख सकते हैं। मैंने पाठ से जो चित्र लिया है यहाँ पे, पहलवान की ढोलक, प्रस्तुतिकरण 1.1। इसका मतलब ये है कि जो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने उसको 2 टुकड़े में दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम प्रस्तुत करते हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करोड़ सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर मर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है वो है सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य बंद कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज हरे राम हे भगवान की डर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को तारने की एक विशेष बुद्धि होती है। वह दिन भर राख के घरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमारे मन में जो प्रश्न उठता है वो आता है। वो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि पाठ तथा लेखक का नाम क्या है। तो निश्चित रूप से पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक, और जो हमारे इस पाठ के लेखक हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। अंधेरी रात को आंसू बहाते क्यों दिखाया गया है? अंधेरी रात को आंसू बहाते हुए क्यों दिखाया गया है? क्योंकि अंधेरी रात में जो भयावह है, वो सूनापन, महामारी के कारण जो वीरान है, उस चीज को देख करके रात जो है आंसू बहा रही है। लेखक ने प्रकृति को किस प्रकार दुखी दिखाया है? लेखक को प्रकृति को मानव की तरह दुखी दिखाया है कि रात की निस्तब्धता को कौन भंग कर रहे हैं। रात की निस्तब्धता को, अभी भी बारिश का समय है, मुझे लगता है कि जो मैं पाठ पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को झिंगुरों की आवाजें सुनाई पड़ रही होंगी, मेंढक की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। कुछ इसी तरह से भयानक रात होगी जो उस समय जो गांव के सन्नाटे में फैल रही होगी। पशुओं की आवाजें डरावनी क्यों थी? पशुओं की आवाजें डरावनी इसलिए थी क्योंकि रात दुख से भरी हुई थी, भयावह थी। इसलिए जब जैसे कुत्ता रोता है हूं करके, तो क्या होता है, रात एकदम भयानी हो जाती है। सियार जब बोलता हुआ 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 करके, तो निश्चित रूप से रात जो है भयानी दिखने लग जाती है। तो कुत्तों में क्या विशेषता होती है? वह गहरी रात में क्यों रोते हैं? कुत्तों में 6th सेंस होता है जो गहरी रात में बुरी तरह से रोते हैं। उनको आने वाली परिस्थितियों का या घटनाओं का आभास होने लगता है, इसलिए वो क्या होता है, उनका रोने लग जाते हैं। स्पष्टीकरण 1। अब यहाँ पर दोनों ही पैराग्राफ जो हैं उसका स्पष्टीकरण देखेंगे हम लोग एक संक्षिप्त उसमें कि क्या हो सकता है। तो गांव में मलेरिया और हैजा फैला हुआ है। महामारी की चपेट में आकर लोग रोज मर रहे थे। चारों ओर मौत का सन्नाटा था। इसी कारण अंधेरी रात की आंसू बहाती प्रतीत हो रही थी। लेखक ने प्रकृति को गांव वासियों के दुख में दुखी दिखाया है। अंधेरी रात मानव सहानुभूति में आंसू बहा रही थी, जो कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग भी कह सकते हैं।
सन्नाटा सिसकियों को अंदर ही अंदर पी रहा था। प्रकाश विलीन हो गया था, अर्थात अंधेरा हो गया था। कोई तारा भावुक होकर टूट जाता था, परंतु धरती पर पहुंचने से पहले ही वह विलीन हो जाता था, अर्थात लुप्त हो जाता था, समाप्त हो जाता था। सियार और पेचक भी भयभीत होकर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। कुत्ते सामूहिक रूप से पड़े पड़े रुदन कर रहे थे। अर्थात मैंने अभी पहले भी बताया कि कुत्तों को आगामी जो विपदा होती है या कोई भी संकट की घड़ी होती है उसका आभास होने लगता है। कुत्ते हुए, सियार हुए, इनका सिक्स्थ सेंस जो होता है, छठवीं इंद्रिय सक्रिय रहती है, जिसके कारण आने वाली घटनाओं को पहले से ही वो भांप लेते थे। क्योंकि यहाँ पे मलेरिया और हैजा नामक महामारी फैली हुई थी, तो गांव में और भी आगे मौतें होने वाली थी, तो इसका जो है आभास कुत्ते और सियार पहले से ही लोगों को करा देते थे। उम्मीद है आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रस्तुतिकरण दूसरा पढ़ेंगे। एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया। कौन गया दंगल देखने? पहलवान। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकार की हुई आवाज नहीं उसकी नसों से बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे जंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। जंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानी के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पत्तों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त की थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाकर करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। ऐसी स्थिति में अगर हम बोधात्मक प्रश्न बनाते, देखिए यहाँ पे दंगल का एक दृश्य लिया है और मैंने यहाँ पे वास्तविक सीन जो है क्रिएट करने का प्रयास किया, क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु जो है एक कहते हैं कि वास्तविक जो जान डालने वाले कलाकार हैं, जिन्होंने गाँवों का सचित्र वर्णन किया है। एक तरह से कहें तो जो बिंब प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने, उसी को मैंने चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। तो अगर हम उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। लुट्टन को किस चीज ने लड़ने के लिए प्रेरित किया? दूसरा क्वेश्चन है बिजली उत्पन्न करने का आशय स्पष्ट कीजिए। लुट्टन के तन में किस प्रकार बिजली कौंध गई? तीसरा है शेर का बच्चा किसे कहा गया है? और चौथा है शेर का बच्चा दंगल में किस प्रकार सबको चुनौती देता फिरता है? स्पष्टीकरण में देखिए कि लुट्टन को पहलवानों की कुश्ती, दांव पेच और ढोल की ललकारती हुई आवाजों ने लड़ने के लिए प्रेरित किया। जहां तक बिजली उत्पन्न करने का आशय है तो प्रबल जोश भरना इसका तात्पर्य होता है, अर्थात उसके तन बदन में एक अलग ही उत्साह भर जाता था। जो जितनी तेज गति से बिजली काम करती है उतनी ही तेज गति से उसके अंदर की जो नशे थी, उसके अंदर की जो ताकत थी, वो खून था, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, मतलब उत्साह बढ़ने लगा था उसके अंदर। तो ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन उत्तेजित हो जाता था। उसके तन बदन में बिजली सी कौंध जाती थी। शेर का बच्चा पंजाब के विजय पहलवान की उपाधि थी। चांद सिंह नाम के पहलवान ने पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़कर यह उपाधि प्राप्त की थी। इसीलिए शेर का बच्चा अर्थात चांद सिंह अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए दंगल में हर किसी को खुली चुनौती देता फिरता था। तो वह स्वयं को शेर का बच्चा सिद्ध करने के लिए कभी किलकारी मारता था, कभी खेल कूद कर दुलक्की मारता था। तो इसीलिए जो है उसको शेर के चांद सिंह से भिड़ने के कारण उसको शेर का बच्चा, चांद सिंह जो है शेर का बच्चा उसको नाम दिया गया था। उससे भिड़कर विजय प्राप्त करने के कारण पहलवान को उसको उपाधि प्राप्त की थी और इसलिए अब वो गांव का सर्वश्रेष्ठ पहलवान माना जाने लगा था। प्रस्तुतिकरण 3 यानी कि पैराग्राफ तीसरा पढ़े जा रहे हैं हम लोग।
मैंने अभी पहले ही बताया कि पूरी पुस्तक को पढ़ना अलग बात है, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टेड जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पैराग्राफ को मैंने लेने का प्रयास किया है और उम्मीद है मैं आप लोगों को पूरा पाठ जो है समझाने में कामयाब हो पाऊंगी। तो प्रस्तुतिकरण 3 में हम देखते हैं, पंजाबी पहलवानों की जमानत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कह के पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह डैश डैश डैश, है ना। तो मैनेजर साहब छतरी थे, उन्हें विरामप्रीत सेठ चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। बड़े चुटकी से अत्याचारी बालकों को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार या अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कृति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की दृष्टि में उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिया। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुलाकर आसमान दिखा दिया। काला के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, पहलवान को लकवा मार जाता है, अर्थात सामने वाले पहलवान को लकवा मार जाता था। उसको भी लोगों का भ्रम दूर कर दिया। अब ये पैराग्राफ ये बुक से ली गई मतलब कुछ जो पठित गद्यांश है जो मैंने पढ़ा है अभी, इसको पढ़ने के बाद हमारे सामने जो बोधात्मक प्रश्न आते हैं वो है, पंजाबी पहलवानों की जमानत चांद सिंह की आंखें क्यों पूछ रही थी। अब राजा साहब ने लुट्टन सिंह को किसने अपने दरबार में रख लिया, लुट्टन सिंह का किसने विरोध किया और क्यों। फिर है पुराने समय में जाति प्रथा की बुराई किस प्रकार व्याप्त थी, है ना। लुट्टन पहलवान की कृति दूर दूर तक कैसे फैली, काला खान कौन था, लुट्टन सिंह ने उसको किस प्रकार हराया। मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखाने का आशय स्पष्ट कीजिए। स्पष्टीकरण, राजा साहब ने लुट्टन सिंह को अपने दरबार में इसलिए रख लिया क्योंकि उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटाई थी। इस प्रकार उसने सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनकर अपनी मिट्टी की लाज बचाई थी। राजा साहब पहलवानों के प्रशंसक थे, अतः उन्होंने लुट्टन सिंह को अपने दरबार में रख लिया। पुराने समय में भी जाति भेदभाव की बुराई व्याप्त थी। राजाओं के बड़े बड़े अधिकारी जाति भेदभाव से भरे हुए थे। वे किसी नीच जाति के व्यक्ति को बढ़ने नहीं देते थे, प्रतिभा के बावजूद उन्हें दबाए रखते थे। काला खान मशहूर पहलवान था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि जो ही वह लंगोट लगाकर आली कहता है, उसके प्रतिद्वंदी को लकवा मार जाता है। लुट्टन सिंह ने उसे भी चित करके सब लोगों का भ्रम दूर कर दिया। अब हम प्रस्तुतिकरण चौथी अर्थात चौथा पैराग्राफ शुरू करेंगे। और जो है, दोनों ही लड़के राज दरबार के भारी पहलवान घोषित हो चुके थे। यहाँ पर दोनों लड़के से तात्पर्य पहलवान के 2 लड़कों से है। पहलवान के 2 जवान बेटे थे जिनके बारे में इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है। दोनों ही लड़के राज दरबार के भारी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातः काल पहलवान स्वयं ढोलक बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान भी देता, शिक्षा देता। समझे ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देता। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ये कौन कह रहा है? पहलवान स्वयं कह रहा है कि मेरा गुरु कोई और नहीं बल्कि ये ढोलक है। समझे, ढोल की आवाज की
ढोलक की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। अब इसके ऊपर जब हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है, पहलवान के बेटे का भरण पोषण राज दरबार से क्यों होता था? पहलवान अपने पुत्रों को क्या शिक्षा दिया करता था? लुट्टन किसे अपना गुरु मानता था और क्यों? और आज गांव में अखाड़े समाप्त हो रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो निश्चित रूप से जब हम स्पष्ट करते हैं तो हम पाते हैं पहलवान अपने बेटे को पहलवानी और स्वामी भक्ति की शिक्षा देने के साथ साथ ढोलक का सम्मान करने की शिक्षा दिया करता था। लुट्टन ढोलक की आवाज को अपना गुरु मानता था क्योंकि उसे ढोलक की आवाज सुनकर कुश्ती लड़ने का उत्साह मिलता था। आज गांव में अखाड़े समाप्त हो रहे हैं, इसका कारण यह है कि राज दरबार और समाज के लोगों ने पहलवानी की उपेक्षा करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने मनोरंजन के अन्य साधन तलाश लिए हैं। अब जो है पहलवानी पिक्चरों में दिखाई जाती है। आज जो है जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया, दंगल और कौन सी पिक्चर दिखाई हमने, दंगल और सुल्तान जिसमें सलमान खान को दिखाया गया, बहुत बड़ा पहलवान है, और उसमें अनुष्का जो है वो भी एक पहलवान है, और दंगल में 2 लड़कियों को पहलवानी करते हुए दिखाया गया। तो आज कुश्ती बहुत रेयर हो गई है। आज कुश्ती गांव में लड़ी नहीं जाती, बल्कि आज कुश्ती को फिल्मों में दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं, पंचिंग और ये सब आजकल कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी बहुत कुछ जो है उपाय कर रही है, चला रही है। तो अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 5 देखेंगे, और जिसमें है रात्रि की विभीषिका को पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो किंतु गांव के अर्धवृत्त औषधि उपचार सत्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्ति ही आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था, है ना। पहलवान की ढोलक जो है लोगों में संजीवनी भरती थी, अर्थात जो हैजा और जो बीमारी फैली थी, मलेरिया और हैजा जो बीमारी फैली, उससे लोग बहुत दुखी थे। ऐसे में पहलवान की ढोलक जो संजीवनी का काम करती थी। उसी का आगे पैराग्राफ है, स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, चटक चट धा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में साहित्य करता था, मारो बहादुर मारो। तो यहाँ पे जब हम इस पैराग्राफ में बोधात्मक प्रश्न निकालने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ रात्रि की किस विभीषिका का वर्णन किया गया है। दूसरा जो प्रश्न है, रात की विभीषिका में कौन सहारा देता है। तीसरा जो प्रश्न है कि पहलवान की ढोलक सुनकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और चौथा है, बीमारी से छटपटाते पहलवान के बच्चों ने पहलवान से क्या कहा और क्यों कहा। बीमारी से ग्रस्त बच्चों के लिए पहलवान क्या करता था, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्टीकरण, जब हम भावार्थ इसको समझने की कोशिश करेंगे या जब हम स्पष्टीकरण करते हैं तो देखते हैं रात की विभीषिका में मौत के
भी पहलवान की ढोलक सबको सहारा देती है। यह ढोलक सबकी आंखों के सामने दंगल का उत्साहपूर्ण दृश्य ला देती है। इससे चाहे रोगियों को कोई दवा ना मिलती हो, परंतु उत्साह अवश्य मिलता था। पहलवान की ढोलक सुनकर लोगों के मरे हुए मनों में उत्साह की तरंग जाग उठती थी। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार उठता था। इस कारण मरते दम तक उन्हें ना तो मृत्यु का डर सताता था, ना मरने की तकलीफ होती थी। जब 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 पहलवान के बच्चे महामारी से ग्रस्त थे, पहलवान के बच्चे महामारी से ग्रस्त होकर छटपटा रहे थे, तो उन्होंने पिता से कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल सुनाओ, है ना, ताल बजाओ। वे इस ताल को सुनकर उत्साह, उमंग और वीरता का अनुभव करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो पिता है वो ताल जो है बहुत अच्छा बजाता था। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, चट धा गिड़धा चटाक चट धा ढाक डिना चट गिड़धा धाक दिना तिरकिट तिना दिना दिना दिक दिना। तो इसका मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो आजा भिड़ जा, उठा कर पटक दे, वहां पर ठे मत डरना, दाव काटो बाहर हो जा, चित करो। तो ये जो पंक्तियां हैं ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस कविता में संजीवनी प्राण फूकती है। तो ये पहलवान की ढोलक से ये धुन निकलती थी। पहलवान की उससे जो है अब प्रस्तुतिकरण 6 पैराग्राफ 6वां जो है हम प्रस्तुतिकरण 6 उस दिन पैराग्राफ जो है 6वां पैराग्राफ है जो मैंने निकालने का प्रयास किया है। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली थी। रेशमी लिखा गया है, रेशमी जांघिया पहन ली थी। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो। 1.5 हाथ का कलेजा है, 1.5 हाथ का, 1.5 हाथ मतलब 1 हाथ और आधा हाथ, 1.5 हाथ का कलेजा है। कलेजा वास्तव में कितना होता है? इतना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोले कि पहलवान, दोनों पुत्र मर जाते हैं फिर भी पहलवान ढोलक बजाना बंद नहीं करता है। इसका जो दूसरा 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी, गुरुजी क्या कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। ये बहुत ही मतलब इस पाठ का बहुत ही दर्दनाक जो दृश्य है। पहलवान अब नहीं रहा और ना ही उसकी ढोलक की कोई धुन सुनाई पड़ती थी। मलेरिया और हैजा जैसी महामारी में पहलवान और पहलवान की ढोलक दोनों ही विलीन हो चुके हैं। तो ये जो है पाठ का जो है अंतिम पड़ाव था, जिसके अंदर अगर हम बोधात्मक प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे तो ये निकलते हैं। पहलवान ने अपने दोनों पुत्रों को किस प्रकार दफनाया? तो निश्चित रूप से ले जाके कंधों पर उसको दफना के आ गया। लोग पहलवान की किस बात पर हैरान थे? क्योंकि उसके 2 जवान बेटे मर गए थे और फिर भी वो ढोलक बजा रहा था। किस बात के कारण लोगों की हिम्मत टूट गई? पहलवान ने ढोलक बजानी क्यों बंद कर दी? पहलवान की मृत्यु का पता कैसे चला? पहलवान ने अपनी मृत्यु के बारे में क्या कामना की थी और क्यों? तो अब अगर हम स्पष्टीकरण देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोग पहलवान की हिम्मत पर दंग रह गए और पिता होते हुए भी पहलवान बच्चों की मृत्यु पर रोया नहीं। उसने आखिरी दम तक ढोल बजाया, बच्चों को आखिर तक
बीमारी से लड़ने के लिए शाबाशी देता रहा। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें कंधे पर लाद कर नदी में विसर्जित कर आया। जब लोगों ने देखा कि उन सबको हिम्मत देने वाला पहलवान के लड़के मर गए हैं, तो क्या किया, पहलवान अपने बच्चों की लाशों को अपने कंधे पर ढोकर नदी में डाल आया तो उनकी हिम्मत टूट गई। पहलवान ने मरते दम तक ढोलक बजाई। मृत्यु हो जाने पर ही उसने ढोलक बजाना बंद कर दिया। पहलवान ने अपनी मृत्यु के बारे में यह कामना की थी कि उसे चिता पर चित्त न लिटाया जाए। वह जीवन में कभी चित्त नहीं हुआ, इसलिए उसे चिता पर पेट के बल पर लिटाया जाए और आग देते समय ढोलक बजाई जाए। कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा, मरने से पहले अगर उसकी कोई इच्छा होती है तो उसको पूरी करना जरूरी होता है। और यहाँ पे पहलवान की अंतिम इच्छा क्या है कि पहलवान, क्योंकि वो जिंदगी में कभी हारा नहीं था, हमेशा जो है क्या हुआ था, उसको सबको पटका था। और ज्यादातर क्या होता है, मरने के बाद जो है, मरने के बाद व्यक्ति को चिते पर ऐसा चित्त लिटा दिया जाता है, चिता पर ऐसे कर चित्त करके और जलाया जाता है। लेकिन पहलवान की इच्छा क्या थी कि मुझे चित्त मत करना, मुझे औंधा करके पलट के मुझे मेरी चिता को अग्नि देना और जब मेरी चिता जले तो उस पर ढोलक बजा देना, अर्थात ढोलक की तान से ही मेरी विदाई करना। ठीक है, तो ये जो है पाठ का अंतिम पड़ाव था। हम लोग देख रहे थे कि पाठ का ये अंतिम पैराग्राफ था। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न कुछ देखेंगे, जिससे हम देखेंगे पाठ को हमने कितना समझा। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग भी इसको रिवाइज करेंगे और आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार पॉज करके भी देख सकते हो, सुन सकते हो। तो पहला प्रश्न जब मिलता है, खुशी के समय ढोल की आवाज और नूतन के दांव पेच में क्या कारण है? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए। अभी मैंने चटाक धा इस तरह के बोला, तो ये ध्वन्यात्मक शब्द है। तो आप इसको जरूर जानने की कोशिश करें। कहानी के किस मोड़ पर लुट्टर के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, तो ये पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसका जो है आपको ये मोड़ पता चलेगा। सबसे पहला तो ये हुआ कि वो दंगल में किस तरह से प्रसिद्ध हुआ, राजा के पास किस तरह से आया, और जो वो था शेर का बच्चा था, उससे लड़ने के बाद प्रसिद्धि मिली। उसके बाद फिर क्या होता है, दोनों बच्चे उसके पहलवान हो जाते हैं, दोनों बच्चों की मृत्यु होती है, उनको चिता में ले जाके दफना के आता है। फिर वो इस तरह से कई घटनाएं हैं जो घटती रहती हैं, लेकिन उसका ढोल बजाना बंद नहीं होता है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, क्योंकि ढोल के सहारे ही वो कुश्ती करता था। कुश्ती कैसे करता था, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कैसे करता था, जैसे ढोल बजती थी तो यहाँ पे जो ढोल का मीनिंग था, चटधा गिड़ था आजा भिड़ जा, चटाक चटधा उठाकर पटक दे, ढाक डिना वाह पट्टे, चिट गिड़धा चट गिड़धा मत डरना, ढाक डिना तिरकिट तिना, अर्थात दांव काटो बाहर हो जा, दिना दिना दिक दिना चित्त करो। तो ये ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि इस पाठ में जान फूंक देता है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता है? क्योंकि वो लोगों के अंदर संजीवनी फैलाना चाहता था, लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहता था। लोगों को लगता था मेरी ढोल की आवाज सुन के लोगों का दिल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न है यहाँ पे। पहलवान की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। स्पष्ट कीजिए, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था, स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर में कहीं भी आपको अगर परेशानी होती है तो निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगी।
अभिलेख कार्य। अभिलेख कार्य का मतलब है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब कोई भी जब हम पाठ पढ़ते हैं तो असाइनमेंट खुद करना होता है, खुद से आपने उस पाठ को कितना बारीकी से समझा। आजकल पीसा के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दो शब्द दिए जा रहे हैं, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सृजनात्मक, और संरचनात्मक थिंकिंग। डिफिकल्टी, अगर कोई समस्या आ गई है या कोई आपकी परेशानी आ गई, उसको किस तरह से आप सृजनात्मक बनाएंगे, कितनी उसको सावधानी से उसको समाधान करेंगे। तो जब इस पाठ को आपने पढ़ा तो आपके मन में भी कोई बात आई होगी, तो उसको अभिलेख कार्य के जरिए जो है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। पाठ में ऐसे शब्द चुनिए और उसका आशय भी स्पष्ट कीजिए। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे मैंने एक चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें ये चित्र आप देख रहे, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये मारे गए गुलफाम नाम से फणीश्वर नाथ रेणु की ये कथा थी जो प्रसिद्ध थी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री ने इस कथा को पिक्चर के रूप में बनाया और इसका नाम दिया तीसरी कसम, जो आप लोगों को मैं भी लास्ट में दिखाने वाली हूँ। राज कपूर और वहीदा रहमान को फिल्माया गया, वो फणीश्वर नाथ रेणु जी ही थे जिन्होंने इसको लिखा था। तो मैंने आप लोगों को ये प्रश्न दिया, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम फिल्म को देखकर उसकी कमेंट्री लिखिए, उसमें क्या खास बात थी फणीश्वर नाथ रेणु की ये जो पहलवान की ढोलक है और वो तीसरी कसम में क्या कुछ समानता मिलती है। फणीश्वर नाथ रेणु के जो रचनाओं की जो विशेषता है, वो ग्रामीण अंचलों से जो वास्तविक कहानियां हैं उनको वो ले आके अपनी साहित्य में उसका रचना बनाने का प्रयास किया है। अब है प्रकल्प कार्य अर्थात परियोजना कार्य। अब आप लोग इस पाठ को करने के बाद एक प्रोजेक्ट वर्क भी करेंगे। उसके लिए मैंने दिया है ये मैला आंचल, ये पुस्तक है जिसको फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा, उसका कवर पेज मैंने देने का प्रयास किया है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर दिया फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य रचना मैला आंचल को पढ़कर उसमें स्थित ग्रामीण विशेषताओं के साथ पुस्तक की समीक्षा कीजिए। ठीक है, पुस्तक की समीक्षा करने का मतलब है, ये मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगी समीक्षा में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पठित पाठ में प्रयोग होने वाले कुश्ती से जुड़ी शब्दावली का संकलन कीजिए, और जैसे क्रिकेट की कमेंट्री की गई है वैसे ही इसमें कुश्ती की कमेंट्री की गई है। दोनों में समानता और असमानता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये जो है आपका प्रकल्प कार्य हो गया। और क्रियाकलाप में दिया एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं कि एक्टिविटी आजकल क्या है, पीसा बेस्ड आपको लेसन पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने अब जैसे आपको पढ़ाने के बाद कितना वर्क दिया है, वर्क के कारण आपका पूरा जो पाठ है वो एनालिसिस हो जाएगा। सबसे पहले मैंने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे कुछ, उसके बाद हमने गृह कार्य दिया आपको, फिर अभिलेख कार्य दिया, फिर प्रकल्प कार्य दिया। अब हम उसको अपने लाइफ में कैसे, वास्तविक लाइफ में कैसे रिलेट करेंगे। तो आज निश्चित रूप से लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इस लॉकडाउन पीरियड की ही तैयारी की जा रही है कि बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाया जा सके। तो इसमें मैंने दिया क्रियाकलाप, क्योंकि ये पाठ से रिलेटेड है, क्योंकि जो पहलवान की ढोलक पाठ है उसमें हैजा और मलेरिया जैसी महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण लोग रोज मर रहे थे। ऐसे ही वर्तमान में चल रहे कोविड-19 जैसी बीमारी से होने वाली चुनौतियों का सामना अपने दोस्तों के समूह के द्वारा कैसे कर सकते हैं, संक्षिप्त लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत करें। पोस्टर मेकिंग एज पीयर ग्रुप, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि फ्रेंड्स के साथ मिलकर के कुछ बच्चे इसके बारे में संवाद तैयार करेंगे, कुछ बच्चे इसका पोस्टर बनाएंगे। ये ग्रुप लर्निंग हो जाएगी, ग्रुप वाइज आप क्लास में बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चे इसको पोस्टर मेकिंग करेंगे, कुछ बच्चे इसको संवाद लेखन करेंगे, कुछ बच्चे कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसका स्लोगन बनाएंगे और तैयार करेंगे और इसको क्लास में डिस्प्ले करेंगे। तो और जो है, आइए अब हम जो है इस क्लास को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको धन्यवाद।
लेकिन आप जाइए नहीं, अभी भी मैं आपको एक वो सुनाती हूँ, तीसरी कसम का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। एक मिनट, पॉज टेस्ट करो। तो देखिए बच्चों, आपके सामने